नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो केसेस सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है, तो सुप्रीम कोर्ट से इन केसेस के ऊपर जब फैसला आ जाएगा तो इस फैसले के तहत जो है वो किन पेंशन धारकों को हायर पेंशन का लाभ मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल महीने में केरला हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए अपना फैसला जो है वो सुनाया था, पर ईपीएफओ द्वारा इस फैसले के ऊपर जो है वो एक और रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया, जिसकी वजह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को यहाँ पर उनकी पेंशन बढ़ोतरी के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। तो जी दोस्तों, यह जो फैसला है तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट से नहीं आया है। ईपीएफओ द्वारा ये जो पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है, साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा जो अलग अलग याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है, तो उनके ऊपर भी कब फैसला होगा, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। यानी सुप्रीम कोर्ट पिछले साल से जो है वो इन केसेस के लिए तारीख पे तारीख का सिलसिला लगाए हुए था। इसी के बीच कोरोना संकट के चलते सुप्रीम कोर्ट का जो फिजिकल कामकाज है तो वो इस वक्त स्थगित है। केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो महत्वपूर्ण केसेस है तो उनके ऊपर ही सुनवाई हो रही है। ऐसे में ईपीएस 95 पेंशन धारक आस लगाए बैठे हैं कि उनकी केसेस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई हो जाए, ताकि उनको हायर पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो जाए। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद किन पेंशन धारकों की पेंशन जो है वो बढ़ सकती है, किन पेंशन धारकों को उनकी एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर हायर पेंशन का भुगतान हो सकता है। तो जी दोस्तों, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम जो है तो इसके जो अलग अलग पहलू है तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। साथ में अभी जानने वाले हैं कि इस स्कीम के तहत जो है वो किन पेंशन धारकों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, ये जो इंपॉर्टेंट अपडेट ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हो सकती है, तो उसके बारे में अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किन ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन जो है वो बढ़ जाएगी, साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारक राष्ट्रीय संघर्ष समिति के माध्यम से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मौजूदा जो 1000 रुपये न्यूनतम पेंशन है तो उसे जो है वो कम से कम 7500 रुपये किए जाए और उसे जो है वो महंगाई भत्ते के साथ भी जोड़ा जाए। यह एक मामला हो गया। दूसरा मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट में हायर पेंशन के लिए कुछ केसेस जो है वो दाखिल है। साथ में ईपीएफओ द्वारा भी एक पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने जो केरला हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखने का यहाँ पर ऑर्डर दिया था तो उसके ऊपर दाखिल की गई है। तो इस रिव्यू पिटीशन पर भी जो है वो सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। तो जी दोस्तों, इन सारे केसेस के ऊपर अगर सुनवाई होती है और कर्मचारी के हक में फैसला दिया जाता है तो इसके बाद किन पेंशन धारकों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा, इसके लिए कर्मचारियों को क्या प्रोविजन करनी होगी, तो इसके बारे में जो है वो अभी हम इस वीडियो में डिटेल में जानकारी लेने वाले। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की शुरुआत जो है वो कब हुई थी। तो जी दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ईपीएस 1995 पेंशन स्कीम की शुरुआत जो है वो नवंबर 1995 में हुई थी। इस वक्त जो मैक्सिमम पेंशनेबल सैलरी थी तो वो केवल 5000 रुपये थी। उसके बाद इस स्कीम में जो है वो अलग अलग संशोधन हुए। उसके बाद जो है वो इस स्कीम में 1996 में एक संशोधन हुआ, जिसके तहत कर्मचारी और नियोक्ता को एक प्रावधान दिया गया। यह पैरा 11 ऑफ 3 के
के अंतर्गत था कि एम्प्लॉयर जो है वो अपने कर्मचारी का उसकी एक्चुअल सैलरी यानी बेसिक और डीए को मिलाकर जो 8.33% होगा तो उसका जो है वो कंट्रीब्यूशन ईपीएस में करेगा। यानी जो पूरा बेसिक होगा तो उसका 8.33% जो है वो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन किया जाएगा। पर अगर किसी कर्मचारी का बेसिक 5,000 रुपए से कम है तो उस बेसिक के ऊपर ही जो है वो उसका कंट्रीब्यूशन किया जाएगा। अगर मान लीजिए किसी कर्मचारी की सैलरी 5,000 या फिर 6,500 जो कि बाद में रिवाइज करके ईपीएफओ द्वारा की गई थी, तो ये जो सेलिंग लिमिट थी तो इसके ऊपर अगर किसी कर्मचारी की बेसिक या फिर डीए को मिलाकर सैलरी होती है तो उसके बाद जो है वो इसका 8.33% जो है वो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जो है वो कंट्रीब्यूशन किया जाएगा। और जब यह कर्मचारी रिटायर होगा तो उसकी जो लास्ट ड्रॉन सैलरी थी यानी उसका जो लास्ट बेसिक प्लस डीए था तो उसके बेसिस पर जो है उसको हायर पेंशन का भुगतान किया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, यह होगा कि अगर कर्मचारी ने उसकी एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जो है वो उसका कंट्रीब्यूशन दिया है तो उसे रिटायरमेंट के बाद जो है वो पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा यानी हायर पेंशन मिलेगी। पर बहुत सारे कर्मचारी ऐसे थे कि उन्होंने पैरा 11 ऑफ 3 के अंतर्गत जो ऑप्शन था यानी पूरी सैलरी के ऊपर जो है वो कंट्रीब्यूशन का जो ऑप्शन था तो उसे जो है वो नहीं चुना था, क्योंकि उनके द्वारा पैरा 11 ऑफ 3 के अंतर्गत ये जो ऑप्शन दिया गया था तो उसे जो है वो चूज नहीं किया गया था। उनका कहना था कि यह जो ऑप्शन दिया गया था तो इसका जो है वो ईपीएफओ द्वारा बहुत सारा प्रचार जो है वो नहीं किया गया था, इसकी वजह से जो है वो उन्हें इस ऑप्शन के बारे में पता ही नहीं चल सका था। और इसकी जो डेडलाइन भी थी तो वो बहुत ही शॉर्ट थी, जिसकी वजह से बहुत सारे कर्मचारियों को उनकी सर्विस के दौरान ये ऑप्शन चुनने से मिस हो गए थे। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कुछ कर्मचारियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की गई थी, साथ में अलग अलग हाई कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थी और हाई कोर्ट द्वारा भी इनके ऊपर कर्मचारियों के हक में फैसले दिए गए थे। जैसे कि केरला हाई कोर्ट द्वारा फैसला दिया गया था कि कर्मचारियों को उनकी एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर हायर पेंशन का भुगतान किया जाए। पर बहुत सारे कर्मचारी ऐसे थे जिन्होंने उनकी सेवा काल के दौरान जो है वो पैरा 11 ऑफ 3 के अंतर्गत जो जॉइंट ऑप्शन का एक विकल्प दिया गया था तो उसे जो है वो उन्होंने नहीं चुना था, जो कि था पूरी सैलरी के बेसिस पर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में यानी एपीएस 1995 स्कीम में 8.33% का कंट्रीब्यूशन करना। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे कर्मचारियों ने ऐसा नहीं किया है पर उनको जो है वो हायर पेंशन का भुगतान चाहिए। तो इसके लिए उनको क्या करना होगा? अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कर्मचारियों के हक में एक बार फिर से आता है और वो हायर पेंशन के लिए अपना एप्लीकेशन करते हैं तो ईपीएफओ द्वारा उनके लिए कहा जाएगा कि वो जो है वो उनकी एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर जो है वो पहले कंट्रीब्यूशन दे। यानी जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं तो उनको उनकी सैलरी के हिसाब से जो है वो ईपीएफओ में पहले कंट्रीब्यूशन देना होगा। ईपीएफओ ऐसा जो है वो कितना कंट्रीब्यूशन बनता है, साथ में उसके ऊपर इंटरेस्ट भी ईपीएफओ द्वारा लगाया जाएगा। तो वो कंट्रीब्यूशन जमा होने के बाद जो है वो आपको ईपीएफओ द्वारा हायर पेंशन का भुगतान किया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्लियर हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है आपको आपकी एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर पहले आपको कंट्रीब्यूशन करना है, उसके बाद ही आपको जो है वो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत हायर पेंशन का भुगतान होगा। तो जी हाँ दोस्तों, आपका क्वेश्चन जो है वो शायद अभी क्लियर हो गया होगा कि अगर आपने जो है वो आपकी पूरी सैलरी के ऊपर जो 8.33% का जो कंट्रीब्यूशन है वो किया है, तभी आपको जो है वो एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर हायर पेंशन का भुगतान किया जाएगा। और जो मौजूदा कर्मचारी है उन्होंने अगर यह ऑप्शन पहले से ही चुन के रखा है तो उनकी पूरी सैलरी यानी बेसिक और डीए का मिलाकर 8.33% जो कंट्रीब्यूशन होता है तो वो हो रहा होगा। उनकी रिटायरमेंट के बाद जो है उनको उनकी एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर ईपीएफओ द्वारा हायर पेंशन का भुगतान भी किया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जो है वो किन पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ सकती है, तो इसके लिए जो है वो पेंशन धारकों को पहले क्या करना होगा, तो उसके बारे में जो है वो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जानकारी ली। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है कि किन पेंशन धारकों को एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर हायर पेंशन का भुगतान मिल सकता है, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए। इसके लिए हम एक लाइव सेशन रखेंगे, वहां पर आप बहुत सारे पेंशनर जो है वो एक साथ आ सकते हैं। आपकी क्यूरी जो है वो वहां पर हम सॉल्व करने की जो है वो कोशिश करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आप मुझे एक वीडियो के नीचे कॉमेंट कीजिए, साथ में कौन सा टाइम कन्वीनियंट होगा। आप जो है वो संडे का टाइम प्रेफर कीजिए ताकि हम जो है वो अगर डिस्कशन लंबा भी हुआ तो उसे जो है वो लगातार कंटिन्यू रख सके। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।